यहाँ पर हम देखते हैं पेंटोग्राफ के बारे में। हम देखते हैं पेंटोग्राफ क्या है, क्या इसका उद्देश्य क्या है पेंटोग्राफ का। पेंटोग्राफ, तो हम देखें इसका उद्देश्य की बात करें, लोकोमोटिव के मेन ट्रांसफार्मर को एनर्जाइज करने के लिए ये क्या करता है, OHE से 25,000 वोल्ट की AC सप्लाई लेता है, यानी 25 kV की AC सप्लाई लेता है ताकि ये मेन ट्रांसफार्मर को एनर्जाइज कर सके। अब पेंटोग्राफ की संरचना हम देखते हैं, पेंटोग्राफ की संरचना में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो ये संरचना है यहाँ पर पेंटोग्राफ की, जिसमें हम देखें जैसे पेंटोग्राफ की संरचना में सबसे पहले यह धातुओं की नलियों का बना होता है, यानी यहाँ पर धातु यूज की गई है, तो हम कह सकते हैं कि धातुओं की नलियों का ये बना होता है। इसके जोड़ पर विद्युत कंटिन्यूटी के लिए, इनके जोड़ पर ये विद्युत कंटिन्यूटी के लिए यहाँ पर ये फ्लेक्सिबल शंट लगाए गए हैं। इनके जोड़ पर किसके लिए लगाए गए हैं, फ्लेक्सिबल शंट विद्युत कंटिन्यूटी के लिए लगाए गए हैं। और फिर हम देखते हैं कि पेंटो को चलती अथवा खड़ी अवस्था में ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। गाड़ी अगर खड़ी है तो भी हम ऊपर नीचे कर सकते हैं पेंटो को, और चलती अवस्था में भी हम पेंटो को ऊपर नीचे कर सकते हैं। और पेंटो का जो हिस्सा OHE के कॉन्टैक्ट वायर के नीचे रहता है, जो ये हिस्सा है यहाँ पर OHE के कॉन्टैक्ट वायर के नीचे रहता है, OHE के कॉन्टैक्ट वायर के नीचे संपर्क में रहता है, या OHE के कॉन्टैक्ट वायर के नीचे रहता है, ये OHE का जो कॉन्टैक्ट वायर होता है उसके संपर्क में रहता है, उसे हम कहते हैं पेंटोपेन। जो हिस्सा है OHE के संपर्क में रहता है उसे हम कहते हैं पेंटोपेन। जैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं हम, इसमें पेंटोपेन है, वो कौन सा है, ये वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा, ये 12वें नंबर का हिस्सा है, ये पेंटोपेन है जो कि OHE के संपर्क में रहता है। नेक्स्ट हम देखें पर क्या होता है, कार्बन धातु की पट्टी होती है। यहाँ पर जैसे पेंटोपेन है उस पर कार्बन धातु की पट्टी होती है, जिसके घिस जाने पर इसको बदला जा सकता है, यानी कार्बन पट्टी को बदला जा सकता है। लोको की छत पर कितने पेंटो लगे होते हैं, 2 पेंटो लगे होते हैं। PT1 कैब नंबर 1 के लिए, PT2 कैब नंबर 2 के ऊपर होता है। तो 2 पेंटो लोको की छत पर लगे रहते हैं। कैब नंबर 1 के ऊपर होता है वो PT1 पेंटो नंबर 1, कैब नंबर 2 के ऊपर होता है वो PT नंबर 2 यानी पेंटो नंबर 2 होता है। पेंटो को उठाने या नीचे करने के लिए हम क्या कौन सी की काम लेते हैं, ZPT स्विच हम काम में लेते हैं। ZPT स्विच, तो ZPT एक की आती है जिसके द्वारा स्विच को घुमाया जाता है, तो ZPT की हम काम लेते हैं। ZPT 1 और 2 दोनों पर काम आती, 3 पोजीशन रहती हैं ZPT की, 0, 1 एंड 2। जब ZPT को 1 पर ले जाते हैं तो पीछे वाला पेंटो उठता है, जब ZPT को 2 पर ले जाते हैं तो आगे वाला पेंटो उठता है। और ये किस तरीके से ऑपरेट होता है, हमारा पेंटो इलेक्ट्रोन्यूमेटिकली ऑपरेट होता है, इलेक्ट्रोन्यूमेटिकली। तो हमारा पेंटो है वो इलेक्ट्रोन्यूमेटिकली ऑपरेट होता है। और इसका कंट्रोल कैब में किसके द्वारा किया जाता है, इसका कंट्रोल कैब में ZPT के द्वारा पेंटो का कंट्रोल किया जाता है। अब पेंटो के बारे में कुछ सामान्य जानकारी हम ले लेते हैं। क्या क्या जानकारी है पेंटो के बारे में, जैसे पहली जानकारी लें, ऑपरेटिंग प्रेशर कितना होता है, पेंटो का ऑपरेटिंग प्रेशर। तो ऑपरेटिंग प्रेशर की बात करें, पेंटो का जो ऑपरेटिंग प्रेशर होता है वो होता है 6.5 से 8.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पेंटो का ऑपरेटिंग प्रेशर होता है, 6.5 से 8.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम देखें, 6.5 से 8.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑपरेटिंग प्रेशर होता है पेंटो का। उसके बाद में मिनिमम राइजिंग प्रेशर की बात करते हैं। मिनिमम राइजिंग प्रेशर यानी कि इसको उठाने के लिए कितना मिनिमम राइजिंग प्रेशर चाहिए होगा, तो मिनिमम राइजिंग प्रेशर इसको चाहिए 4.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मिनिमम राइज करने के लिए प्रेशर चाहिए होता है। फिर पेंटो को नीचे करने के लिए
पेंटो लोअरिंग प्रेशर, पेंटो को नीचे करने के लिए कितना प्रेशर चाहिए होता है, तो पेंटो को लोअरिंग या पेंटो का लोअरिंग प्रेशर होता है वो होता है 3.5 kg पर सेंटीमीटर। उसके बाद में राइजिंग टाइम की बात करते हैं। तो पेंटो के राइज टाइम होता है 6 से 10 सेकंड पेंटो का राइज टाइम होता है, यानी कि पेंटो के उठने का टाइम। पेंटो का जो लोअरिंग टाइम है, लोअरिंग टाइम कितना होता है, पेंटो का लोअरिंग टाइम होता है लेस देन 10 सेकंड, यानी 10 सेकंड से कम पेंटो का लोअरिंग टाइम होता है। और पेंटो का जो स्टैटिक प्रेशर की बात करते हैं, स्टैटिक प्रेशर, तो स्टैटिक प्रेशर होता है पेंटो का 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पेंटो को मान लीजिए उठाना है, तो पेंटो को उठाने के लिए हम क्या करेंगे, HVA को 1 पर ले जाएंगे, यानी बैटरी स्विच है HVA को 1 पर ले जाएंगे, और बैटरी का वोल्टेज हम 85 वोल्ट है ये सुनिश्चित करेंगे, यानी कम से कम 85 वोल्ट होना चाहिए। अब जाएंगे हम वर्किंग कैप में, जिस कैप से हमें काम करना है, और वर्किंग कैप में जा कर के VL की को हम क्या करेंगे, अनलॉक करेंगे। और जैसे ही VL की को अनलॉक किया जाता है तो हमारा लैंप जलता है LS DJ, यानी डीजे लैंप का जलना सुनिश्चित करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ER यानी इमरजेंसी रिजर्वायर में प्रेशर हम बनाएंगे, यानी इमरजेंसी रिजर्वायर में प्रेशर होना चाहिए 6.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर प्रेशर नहीं है, कम प्रेशर है, तो MCPA चला करके प्रेशर को बढ़ाएंगे। फिर हम ZPT जो की है उसको या तो 1 पर ले जाएंगे या 2 पर ले जाएंगे, जिससे संबंधित BPT बल्ब एनर्जाइज हो जाएगा। जैसे 1 पर ले जाएंगे तो BPT1 बल्ब एनर्जाइज हो जाएगा, और ZPT की को हम 2 पर ले जाएंगे तो BPT बल्ब 2 है वो एनर्जाइज हो जाएगा। और BPT आइसोलेटिंग कॉक है खुला रहने पर, अगर जैसे संबंधित तो BPT बल्ब है वो एनर्जाइज हो जाएगा, और जब वो BPT बल्ब है वो खुल जाएगा तो उसमें से जो BPT बल्ब खुलेगा उसमें से क्या होगा, BPT बल्ब की आइसोलेटिंग कॉक है वो खुल जाएगी, और आइसोलेटिंग कॉक खुला रहने से हवा है, हवा किससे जाएगी, हवा यहाँ पर आइसोलेटिंग बल्ब, जैसे BPT1 खुला हुआ है तो हवा आइसोलेटिंग बल्ब है, BPT का आइसोलेटिंग बल्ब है, उसके थ्रॉटल बल्ब से हवा कहाँ पर जाएगी, सर्वो मोटर को जाएगी, सर्वो मोटर में हवा जाएगी। तो हम कह सकते हैं BPT आइसोलेटिंग कॉक खुला रहने पर हवा थ्रॉटल बल्ब से होकर के सर्व कहाँ पर जाती है, पेंटो की सर्वो मोटर को जाती है, जो पेंटो को उठाने के लिए काम आती है। तो पेंटो की सर्वो मोटर को जाएगी। फलस्वरूप सर्वो मोटर के अंदर क्या होता है, जैसे ही यहाँ पर आइसोलेटिंग कॉक खुला हुआ है जिस बल्ब का BPT बल्ब, थ्रॉटल बल्ब के थ्रू हवा कहाँ जा रही है, सर्वो मोटर को जा रही है। सर्वो मोटर में क्या हो रहा है, यहाँ पर सर्वो मोटर के अंदर प्रेशर के द्वारा पिस्टन से लोअरिंग स्प्रिंग दबेगी। अब ये पिस्टन है, इस पिस्टन से जो लोअरिंग स्प्रिंग है ये यहाँ पर दबेगी इस तरीके से। जब ये स्प्रिंग दबेगी, पिस्टन से लोअरिंग स्प्रिंग दबेगी, जिससे साइलेंट रॉड है ये फ्री हो जाएगी। अब ये यहाँ पर ये जब दबेगी, जब इसको हम दबाते हैं तो इससे क्या होगा, इससे हमारी जो यहाँ पर क्या है, साइलेंट रोड है वो फ्री हो जाएगी, और रेजिंग स्प्रिंग की ताकत से पेंटोग्राफ ऊपर उठेगा, और ये फ्री हो जाएगी साइलेंट रोड। और ये रेजिंग स्प्रिंग है, रेजिंग स्प्रिंग की सहायता से ये आगे की साइड जाएगा, ये आगे की साइड जाएगा तो यहाँ पर ये फ्री हो जाएगी रेजिंग स्प्रिंग, और ये पेंटो हमारा ऊपर उछलने लगेगा, उठने लगेगा। किसकी मदद से, राइजिंग स्प्रिंग की मदद से पेंटो ऊपर उठने लगेगा, और कॉन्टैक्ट वायर को ये टच करेगा, यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट वायर जा रहा है उसको ये टच करेगा। तो पेंटोग्राफ उठाने से पहले सुनिश्चित कर लें कि जो हमारा लॉको है वो OHE के नीचे ही है, क्योंकि OHE से ही पेंटो को हमें टच करना है, तो OHE के नीचे खड़ा है। और दूसरा हमें ये चेक कर लेना है पेंटोग्राफ उठाने से पहले कि डीजे हमारा लॉक नहीं है, ये भी हमें चेक कर लेना है। अब जैसे हम बात करें वॉल्व के बारे में, जैसे पेंटोग्राफ को मान लो नीचे करना है, तो पेंटोग्राफ को नीचे किस तरीके से करेंगे, तो पेंटोग्राफ को नीचे करने की प्रोसेस हम देखते हैं। ऊपर उठाने की प्रोसेस हमने देखी अभी। अब मान लीजिए पेंटोग्राफ को नीचे लेना है, नीचे लाने के लिए हमें क्या करना है, डीजे क्लोज अवस्था में है, डीजे हमारा क्या है, क्लोज अवस्था में है, तो डीजे को हम क्या करेंगे, ओपन कैसे करेंगे, VL डीजे को द्वारा डीजे को हम ऑन कर देंगे,
यानी कि हम कह सकते हैं डीजे को ओपन कर देंगे, यानी डीजे ट्रिप हो गया एक तरीके से, डीजे ओपन कर दिया हमने, ओपन कर दिया, डीजे को ओपन करेंगे VLDJ के द्वारा। अब ZPT को हम कहाँ लाएंगे, ZPT को 0 पर ले आएंगे, ZPT 0 अवस्था में आ जाएगा। इससे BPT बल्ब जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो BPT बल्ब है ये हमारा डी एनर्जाइज हो जाएगा, डी एनर्जाइज हो जाएगा। और इसके डी एनर्जाइज होने से सर्वो मोटर को जाने वाली हवा का रास्ता है यहाँ पर ये डी एनर्जाइज हो जाएगा, तो ये सर्वो मोटर को जो हवा जा रही थी ये हवा अब बंद हो जाएगी, यानी सर्वो मोटर को जाने वाली हवा का रास्ता बंद हो जाएगा। तथा सर्वो मोटर के अंदर की हवा जो है यहाँ पर, सर्वो मोटर के अंदर जो अंदर हवा पहले से भरी पड़ी है, ये थ्रॉटल बल्ब के द्वारा, थ्रॉटल बल्ब से होते हुए BPT का जो एग्जॉस्ट पोर्ट है, यहाँ पर BPT का क्या लगा हुआ है, एग्जॉस्ट पोर्ट, तो थ्रॉटल बल्ब से होते हुए BPT के एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकल जाएगी हवा, और सर्वो मोटर के अंदर लगी जो लोअरिंग स्प्रिंग है, ये लोअरिंग स्प्रिंग के द्वारा पिस्टन को वापस अंदर किया जाएगा। अब ये पिस्टन जो पहले इधर गया था, खिसक करके यहाँ पहुँच गया था, अब इस पिस्टन को वापस से अंदर किया जाएगा, और जैसे इसको अंदर किया जाएगा तो फलस्वरूप जो आईलोड रोड है उसके द्वारा राइजिंग स्प्रिंग के विरुद्ध पेंटो नीचे आएगा। ये आईलेट रोड है, इसके द्वारा हम कह सकते हैं कि फलस्वरूप आईलेट रोड द्वारा राइजिंग स्प्रिंग के विरुद्ध, राइजिंग स्प्रिंग के विरुद्ध है यहाँ पर पेंटो नीचे आएगा, क्योंकि लोअरिंग स्प्रिंग का टेंशन राइजिंग स्प्रिंग के तनाव से अधिक हो गया है। यहाँ पर क्या हो गया है, जो हमारी लोअरिंग स्प्रिंग है उसका टेंशन क्या हो गया है, नीचे वाले आदमी का टेंशन बढ़ गया है ऊपर वाले आदमी से, यानी राइजिंग स्प्रिंग से ज़्यादा बढ़ गया है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा पेंटो नीचे आएगा। अब पेंटो से संबंधित कुछ उपकरण हम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा आइसोलेटिंग कॉक, BPT बल्ब, BPT है, थ्रोटल बल्ब है, सर्वो मोटर है, ये फलक्रम है सर्वो मोटर का, ये पेंटो का फलक्रम है, ये हमारी इंसुलेटर लगा हुआ है, ये आइलेट रोड है, ये पेंटो हाइट एडजस्टिंग रोड है, ये अपर आर्टिकुलेशन रोड है, ये नीचे वाली लोअर आर्टिकुलेशन रोड है, ये राइजिंग स्प्रिंग है, यहाँ पर इंसुलेटर है, ये लोको की छत है, ये ग्रेडल है, पेंटो हॉर्न यहाँ पर साइड में लगे हुए हैं, पेंटो हॉर्न, प्लंजर लगा हुआ है जो ऊपर नीचे, जैसे कि OH की जो ऊंचाई है ऊपर नीचे होती है तो उसके अकॉर्डिंग प्लंजर के अकॉर्डिंग ये दबता रहता है। यहाँ पर फ्लेक्सिबल शंट लगे हुए हैं और यहाँ पर ये स्ट्रिप है। अब पेंटो से संबंधित विभिन्न उपकरण हम देखें, कौन कौन से उपकरण हैं जो पेंटो से संबंधित होते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम थ्रॉटल बल्ब की। पेंटो से संबंधित थ्रॉटल बल्ब। अब थ्रॉटल बल्ब कहाँ पर लगा हुआ है, जैसे हमारा ये पेंटोग्राफ का डायग्राम है, यहाँ पर पेंटो हॉर्न है, ये वाला सेक्शन, यहाँ पर प्लंजर लगा हुआ है जो ऊपर नीचे दबने का काम आता है, और यहाँ पर पोजीशन लीक है ये बताएगा, और यहाँ पर थ्रस्ट रोड है। फिर 7वें नंबर पर है यहाँ पर इंसुलेटर। इंसुलेटर कहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर ही लगा हुआ है इंसुलेटर। इंसुलेटर के बाद में राइजिंग स्प्रिंग है, ये यहाँ पर लगी हुई है राइजिंग स्प्रिंग, और लोअर आर्टिकुलेशन आर्म है वो इधर यहाँ पर लोअर आर्टिकुलेशन आर्म होगी। और हम बात करें अपर आर्टिकुलेशन आर्म भी है, यहाँ पर लोअर आर्टिकुलेशन आर्म भी है, ये अपर है ये लोअर है, और आइसोलेटेड रोड भी होगी, क्रेडल है। पेंटो सर्वो मोटर यहाँ पर लगी हुई है, ये पेंटो सर्वो मोटर है, ये इंसुलेटर हो गया हमारा। तो इसको हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं, जैसे कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं। यहाँ पर है ये थ्रॉटल वाल्व, इसकी बात करते हैं। पेंटो के न्यूमेटिक सर्किट में क्या बताया गया है, पेंटो के न्यूमेटिक सर्किट में सर्वो मोटर के पहले BPT के बाद में, सर्वो मोटर के पहले लगा हुआ है ये थ्रॉटल वाल्व, और BPT के बाद में लगा हुआ है ये थ्रॉटल वाल्व लगाया गया है। इसका मुख्य कार्य पेंटो उठाते समय सर्वो मोटर को जाने वाली हवा को धीरे धीरे बल्ब में जाने देना, यानी पेंटो, यानी इसका मुख्य कार्य क्या है थ्रॉटल वाल्व का, इसका मुख्य कार्य है कि पेंटो उठाते समय जो सर्वो मोटर को जो हवा जा रही है, यहाँ पर सर्वो मोटर में जो हवा प्रवेश कर रही है वो हवा प्रवेश धीरे धीरे करे, यानी स्लोली करे, जिससे पेंटोग्राफ का राइजिंग जो टाइम है वो कितना हो जाता है, 6 से 10 सेकंड पेंटोग्राफ का राइजिंग टाइम हो जाता है। यदि यह व्यवस्था नहीं होती, मान लीजिए इस व्यवस्था को नहीं होती,
तो बीपीटी बल्ब एनर्जाइज होते ही पेंटो उड़ जाता। जैसे बीपीटी बल्ब एनर्जाइज होता, छोटा बल्ब नहीं होता तो तुरंत पेंटो उड़ जाता बीपीटी बल्ब के एनर्जाइज होने से, और इससे OHE के कॉन्टैक्ट वायर को हिट करने की संभावना रहती है। OHE का कॉन्टैक्ट वायर एकदम सीधा खड़ा होकर के, ये OHE का कॉन्टैक्ट वायर है, पेंटो है, OHE के कॉन्टैक्ट वायर को डायरेक्ट हिट करता। अब बात करते हैं बीपीटी बल्ब की। जैसे यहाँ पर बीपीटी बल्ब बताया गया है, ये है बीपीटी बल्ब। बीपीटी बल्ब की बात करें, बीपीटी बल्ब में क्या बताया गया है, यह एक बीपीटी बल्ब है, ये है इलेक्ट्रो बल्ब है, इलेक्ट्रो बल्ब है। तो बीपीटी बल्ब क्या है, हमारा इलेक्ट्रो बल्ब है, जिसे कैप से ही जेडपीटी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। बीपीटी बल्ब इलेक्ट्रो बल्ब को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जेडपीटी के द्वारा कैप से ही इसको कंट्रोल करते हैं। दोनों पेंटों के लिए यहाँ पर अलग अलग बीपीटी लगाए गए हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं यहाँ पर, ये दोनों कैप के लिए BPT2 है और ये BPT1 है ट्रेलिंग लोको के लिए। तो ये दोनों के लिए अलग अलग BPT लगाए गए हैं, दोनों कैप के लिए। उसके बाद में बात करते हैं कि BPT1 कहाँ पर लगा हुआ है। BPT1 है हमारा, ये BPT1 ये हमारा लगा हुआ है TPN1 में, TPN1 में कैप नंबर 1 में लगा हुआ है। और BPT2 है, ये BPT2 हमारा कहाँ पर लगा हुआ है, कैप 2 के पीछे, कैप 2 के पीछे ये लगा हुआ है। वर्किंग कैप में जब ZPT को 0 से 1 पोजीशन पर लाते हैं, जहाँ से हम काम कर रहे हैं, इस ZPT की 3 पोजीशन होती हैं, 0, 1, 2। तो वर्किंग कैप में जब ZPT को 0 से 1 पर लाया जाता है तो पीछे के पेंटो का BPT बल्ब एनर्जाइज होता है। तो हम कह सकते हैं कि BPT2 बल्ब यानी पीछे के पेंटो का BPT बल्ब है, ये एनर्जाइज होता है और पीछे का पेंटो उड़ता है। तो तथा ZPT को नंबर 2 पोजीशन पर घुमाते हैं, मान लो 0 से नंबर 2 पोजीशन पर घुमाते हैं, तो आगे के पेंटो का BPT बल्ब एनर्जाइज होता है और आगे के पेंटो का BPT बल्ब एनर्जाइज होगा। और 0 पोजीशन पर ये दोनों बल्ब हैं, BPT1 बल्ब और BPT2 बल्ब, दोनों डी एनर्जाइज होते हैं। अब बात करते हैं हम, जैसे मान लीजिए ZPT को 1 पर रखा, तो 1 पर रखेंगे तो हम क्या रखा है, 1 पर रखें तो पीछे का BPT बल्ब एनर्जाइज हो रहा है, ये वाला BPT बल्ब एनर्जाइज हो रहा है, BPT2 1 पर रख रहे हैं। तो जैसे इसको 2 पर लाते हैं, मान लीजिए इधर लाते हैं, 2 पर लाएंगे तो ये BPT1 बल्ब एनर्जाइज होगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पर। अब क्या करना है, BPT आइसोलेटिंग कॉक की बात करते हैं। अब BPT आइसोलेटिंग कॉक कहाँ है, ये हमारा BPT के आइसोलेटिंग कॉक। दोनों BPT बल्ब के अलग अलग आइसोलेटिंग कॉक यहाँ पर लगाए गए हैं। जैसे आइसोलेटिंग कॉक अलग अलग हम देखें तो ये आइसोलेटिंग कॉक यहाँ पर लगाए गए हैं, एक कॉक ये है, एक कॉक ये है। तो दोनों BPT बल्ब की आइसोलेटिंग कॉक अलग अलग लगाए गए हैं। यदि किसी पेंटोग्राफ को आइसोलेट करना है, मान लीजिए हमें कोई सा एक पेंटोग्राफ आइसोलेट करना है, तो संबंधित BPT बल्ब का आइसोलेटिंग कॉक हम बंद कर देंगे। मान लो जैसे BPT2 बल्ब को यानी पेंटो 2 को आइसोलेट करना है, तो इसके जो कॉक है इसको हम क्या कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं, यानी कि इस कॉक को हम बंद कर देते हैं, तो पेंटो 2 नहीं उठेगा। जिससे BPT बल्ब है एनर्जाइज होने पर भी, जैसे कॉक अगर हमने बंद कर दी है और BPT बल्ब हमारा एनर्जाइज हो जाता है, तो BPT बल्ब के एनर्जाइज होने पर भी सर्वो मोटर में हवा नहीं जाएगी। और जैसे ही हम कहे हैं कि यहाँ पर BPT बल्ब एनर्जाइज होने के बाद भी सर्वो मोटर में हमारी हवा नहीं जा रही है, क्योंकि हमने उस BPT बल्ब को कॉक है उसको ही आइसोलेट कर दिया है। तो जब हवा नहीं जाएगी तो संबंधित पेंटो नहीं उठेगा। अब हम बात करते हैं कि पेंटोग्राफ का न उठना, इसका कारण किस तरीके क्या है और इसका निवारण किस तरीके से किया जा सकता है। तो क्वेश्चन है हमारे पास में कि पेंटोग्राफ उठ नहीं रहा है, पेंटोग्राफ न उठना यानी पेंटोग्राफ उठ नहीं रहा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है और इसका निवारण क्या होगा। कारण और निवारण की बात करते हैं, कारण प्लस निवारण, यानी कारण भी बताना है फिर निवारण भी करना है। सबसे पहले पेंटोग्राफ अगर नहीं उठ रहा है तो हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। पेंटोग्राफ अगर नहीं उठना है तो हम यहाँ पर चेक करते हैं, जैसे CCPT फ्यूज, ये हम चेक करेंगे। CCPT फ्यूज सही होना चाहिए। CCPT फ्यूज से पहले हमारा CCBA भी सही होना चाहिए, यानी बैटरी का जो फ्यूज है वो भी सही होना चाहिए, CCPT फ्यूज भी सही होना चाहिए।
वर्किंग कैब में जो इमरजेंसी पुश बटन है, कौन सा बटन है, इमरजेंसी पुश बटन, वो भी हमारा क्या होना चाहिए, इमरजेंसी पुश बटन हमारा सामान्य होना चाहिए, ऐसे नहीं है इमरजेंसी पुश बटन दबा हुआ हो। और तीसरा हमें ये चेक करना है कि ER प्रेशर है वो 6.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो। चौथा हमें चेक करना है कि BPT आइसोलेटिंग कॉक खुला होना सुनिश्चित करें। BPT की जो आइसोलेटिंग कॉक है वो बंद नहीं होनी चाहिए। तो BPT की यहाँ पर जो आइसोलेटिंग कॉक लगाई गई है, ये आइसोलेटिंग कॉक ओपन होनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। अगर बंद होगी तो पेंटोग्राफ नहीं उठेगा। BPT बल्ब के ऊपर लगे नॉब को एक बार दबा कर देख सकते हैं। BPT बल्ब के ऊपर जो नॉब लगा रहता है, इस नॉब को भी हमें एक बार दबा करके देख लेना है कहीं बंद तो नहीं है, 2-3 बार दबा लेना है। तो 1-2 बार BPT बल्ब के ऊपर लगे नॉब को दबा करके देखना है। BPT बल्ब के ऊपर लगे तार का सही जुड़ा होना चेक करेंगे। BPT बल्ब के ऊपर जो तार लगा हुआ है थ्रॉटल बल्ब के थ्रू, इस तार को भी हम सही चेक करेंगे कि BPT बल्ब के ऊपर जो तार लगा हुआ है वो सही तरीके से जुड़ा हुआ है कि नहीं। यदि सफलता नहीं मिलती है तो हम क्या करते हैं, दूसरा पेंटोग्राफ उठाएंगे। पहला पेंटोग्राफ नहीं उठ रहा, दूसरा पेंटोग्राफ हम उठाएंगे। अब बात करते हैं किसकी, बेबी कंप्रेसर और इमरजेंसी रिजर्वायर की हम बात करते हैं। बेबी कंप्रेसर और इमरजेंसी रिजर्वायर, तो ये आ जाता है हमारा बेबी कंप्रेसर इमरजेंसी रिजर्वायर। तो इसकी बात करने के लिए हमें यहाँ पर आ जाते हैं हम MCPA का न्यूमेटिक प्रेशर। इससे हम देखेंगे कि बेबी कंप्रेसर और इमरजेंसी रिजर्वायर यानी MCPA और ER के बारे में, इमरजेंसी रिजर्वायर के बारे में बात करते हैं। बेबी कंप्रेसर कैब नंबर 1 में कहाँ पर लगा हुआ है बेबी कंप्रेसर, जो MCPA है, MCPA को बेबी कंप्रेसर बोलते हैं, और ये कैब 1 में लगा हुआ है। और कैब 1 में भी TPN 1 में ये लगा हुआ है बेबी कंप्रेसर, जिसका स्विच जो है बेबी कंप्रेसर का स्विच क्या है, स्विच है ZCPA, इसका स्विच है, ये भी यहाँ पर TPN 1 में ही लगा हुआ है। और MCPA 110 वोल्ट DC सप्लाई में चलता है। किस सप्लाई पर चलता है ये, 110 वोल्ट DC सप्लाई पर MCPA हमारा चलता है। इसके द्वारा इमरजेंसी रिजर्वायर में हवा का प्रेशर बनाया जाता है। तो इसके द्वारा हम MCPA के द्वारा, जैसे यहाँ पर हम देखें, MCPA के द्वारा इमरजेंसी रिजर्वायर में क्या बनाते हैं हम, हवा का प्रेशर MCPA के द्वारा बनाया जाता है। कितना बनाया जाता है, 6.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और MCPA का इलेक्ट्रिकल सर्किट इस तरीके से है। MCPA का अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें तो MCPA का इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होगा, +VA से सप्लाई आएगी, +VA से यानी बैटरी की सप्लाई आएगी, फिर CCVA फ्यूज के थ्रू आएगी, फ्यूज के बाद में ZCPA और ZCPA के बाद में MCPA को सप्लाई आती है। तो हम कह सकते हैं कि बैटरी के बाद में बैटरी के फ्यूज के बाद में ZCPA के बाद में MCPA को सप्लाई यहाँ पर आती है। अब MCPA का ये न्यूमेटिक सर्किट है, क्या है MCPA का न्यूमेटिक सर्किट, इसके बारे में बात करते हैं। MCPA का न्यूमेटिक सर्किट, लोको एनर्जाइज करने के लिए जब MCPA को चालू करते हैं तो MCPA को चालू करने पर RAL कॉक खुला होने की स्थिति में, जैसे मान लीजिए ये RAL कॉक है, ये ओपन होने की स्थिति में यानी खुला होने की स्थिति में, इसके द्वारा इमरजेंसी रिजर्वायर को 8.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर की हवा से चार्ज किया जाता है। जैसे हमारा RAL कॉक का खुला होगा तो इमरजेंसी रिजर्वायर है उसको 8.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर की हवा के प्रेशर से चार्ज किया जाएगा। और इस हवा को हम किस लिए यूज करते हैं, इस हवा को पेंटोग्राफ उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तथा DJ क्लोज करने के लिए भी इस हवा का हम प्रयोग करते हैं। DJ क्लोज करने के लिए भी हवा चाहिए, पेंटोग्राफ उठाने के लिए भी हवा चाहिए। तो इस हवा का प्रयोग हम पेंटोग्राफ उठाने के लिए और DJ क्लोज करने के लिए प्रयोग करते हैं। DJ क्लोज होने के बाद, जैसे मान लीजिए हमारा DJ क्लोज हो गया है, DJ क्लोज होने के बाद MR प्रेशर है
एमआर के अंदर प्रेशर कितना होना चाहिए, डीजे क्लोज होने के बाद में एमआर का प्रेशर होना चाहिए 6.5 से 9.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। जैसे डीजे क्लोज होगा उसके बाद में एमआर का प्रेशर 6.5 से 9.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, तब हमें एमसीपीए को बंद कर देना चाहिए। अब मान लीजिए एमसीपीए चल ही नहीं रहा है, तब हम क्या करें। जैसे प्रॉब्लम आ गई है एमसीपीए का न चलना, एमसीपीए नहीं चल रहा है, तो हम क्या करेंगे। हमें क्या करना है, सबसे पहले बैटरी को ऑन करना है, एचवीए को 1 पर लाएंगे। एचवीए को 1 पर रख करके बैटरी वोल्टेज की जांच करेंगे कि बैटरी वोल्टेज 85 वोल्ट से अधिक है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। फिर हमें सीसीवीए फ्यूज चेक करना है, बैटरी का फ्यूज सही है कि नहीं है। उसके बाद में हमें जेडसीपीए यानी हमें क्या करना है, कंप्रेसर का जो स्विच है वो हमें चेक करना है। जेडसीपीए तथा एमसीपीए पर बैटरी सप्लाई के तार, जेडसीपीए प्लस एमसीपीए दोनों पर हमें बैटरी सप्लाई के तार हमें सही तरीके से चेक करने, सही तरीके से लगे हुए हैं कि नहीं हुए हैं, सही ठीक तरीके से कसे होने चाहिए। फिर हम जेडसीपीए जो स्विच है उसको 2-3 बार ऑपरेट करके देखेंगे, और एमसीपीए पर लगे कार्बन ब्रश का ढीला होना उचित पैकिंग देकर टाइट करेंगे। मान लीजिए एमसीपीए पर क्या लगा हुआ है, कार्बन ब्रश लगा हुआ है, कार्बन ब्रश। तो एमसीपीए पर जो कार्बन ब्रश लगा हुआ है उस कार्बन ब्रश का ढीला होना सुनिश्चित करेंगे, उस कार्बन ब्रश को हम ढीला करेंगे। कार्बन ब्रश का ढीला होना और उचित पैकिंग दे करके उस कार्बन ब्रश को हम क्या करते हैं, टाइट कर देते हैं। फिर हम बात करते हैं, मान लीजिए ईआर का प्रेशर नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे। जैसे इसमें प्रेशर नहीं बन रहा है, ईआर का प्रेशर नहीं बनना, तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले ईआर का प्रेशर नहीं बन रहा है तो एमसीपीए चला करके ईआर का प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में क्या करना है, दोनों कैब में जेडपीटी हमारा 0 पर होना चाहिए, और एमसीपीए का सेफ्टी वाल्व चेक करेंगे कि एमसीपीए का जो सेफ्टी वाल्व है, एमसीपीए का ये सेफ्टी वाल्व लगा हुआ है, ये एमसीपीए का सेफ्टी वाल्व, ये टैप करें, और लीकेज बंद है तो लीकेज बंद करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर लीकेज तो नहीं हो रहा है सेफ्टी वाल्व में। सेफ्टी वाल्व चेक करेंगे, लीकेज है तो टैप करेंगे या लीकेज बंद करने का प्रयास करेंगे। फिर हमें क्या करना है, एमसीपीए ईआर, एमसीपीए ईआर इमरजेंसी रिजर्वायर, आरडीजे और डीजे ऑयल सेपरेटर, डीजे ऑयल सेपरेटर, डीजे ऑयल सेपरेटर, डीजे ऑयल सेपरेटर तथा पेंटो के ड्रेन कॉक बंद होने चाहिए। और डीजे ऑयल सेपरेटर तथा पेंटो, ये कौन कौन से के ड्रेन कॉक बंद होने चाहिए, एमसीपीए का ड्रेन कॉक बंद होना चाहिए, आरडीजे का ड्रेन कॉक बंद होना चाहिए, ईआर का ड्रेन कॉक बंद होना चाहिए, जैसे ये ड्रेन कॉक है ये बंद होना चाहिए, और एमसीपीए का ड्रेन कॉक बंद होना चाहिए, और हमें किसका बंद होना चाहिए, डीजे ऑयल सेपरेटर, उसका भी ड्रेन कॉक यहाँ पर बंद होना चाहिए। फिर हमें R1 कॉक को बंद करना है। कौन सी कॉक को बंद करना है, ये R1 कॉक है यहाँ पर, इसको हमें बंद करना है, R1 कॉक बंद करना है। ER प्रेशर बनाना सुनिश्चित करें, R1 कॉक को बंद करके हमें ER का प्रेशर बनाने की कोशिश करनी है। यदि कहीं लीकेज है तो उसको भी हमें सही करना है। यदि अब भी सफलता न मिले तो R1 और RAL कॉक दोनों बंद करने चाहिए, यहाँ पर R1 भी बंद कर देना चाहिए और RAL भी बंद कर देना चाहिए अगर अभी भी प्रेशर नहीं बन रहा है। फिर हमें चलाना है एमसीपीए को ऑन करना है, एमसीपीए चलाएं, और इस प्रकार एमसीपीए की हवा सीधे डीजे और पेंटो के पाइपलाइन को चार्ज करती है। अब ये जो हवा है, जैसे इनको बंद कर दिया है तो एमसीपीए की हवा डायरेक्ट किसको चार्ज करती है, डीजे को चार्ज करेगी, हवा सीधे डीजे और पेंटो के पाइपलाइन को चार्ज करेगी, पेंटो का जो पाइपलाइन है उसको चार्ज करेगी और सीधा डीजे को चार्ज करती है। पाइपलाइन में प्रेशर पर्याप्त होने की जानकारी, जैसे इस पाइपलाइन में प्रेशर है, पर्याप्त होने की जानकारी है, एमसीपीए के सेफ्टी वाल्व के द्वारा हो जाती है। ये यहाँ पर जो सेफ्टी वाल्व लगा हुआ है एमसीपीए का सेफ्टी वाल्व, इसके द्वारा पाइपलाइन में प्रेशर पर्याप्त होने की जानकारी मिल जाती है। पर्याप्त प्रेशर होने पर हम क्या करते हैं, पेंटो उठा करके डीजे क्लोज करते हैं, पेंटो उठा करके डीजे क्लोज करते हैं पर्याप्त प्रेशर होने पर। और एमसीपी चला करके एमआर प्रेशर, और फिर यहाँ पर क्या चलाते हैं, एमसीपी चला करके जो एमआर का प्रेशर है, एमआर का प्रेशर
एमसीबी चला करके एमआर का प्रेशर 9.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक बनाएं। एमआर प्रेशर 9.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बनने के बाद में क्या करना है, R1 कॉक को फिर से हमें ओपन कर देना है, यानी R1 कॉक को फिर से ओपन करना ना भूलें, R1 कॉक को हमें ओपन कर देना है।